नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़ आ गया है। अब बिहार सरकार भी पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल करेगी बिहार सरकार। रिया की याचिका का विरोध करते हुए कैविएट दायर किया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। बिहार सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी पेश होंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुशांत सुसाइड केस मामले से जुड़ी हुई। हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब नया मोड़ आ गया है। बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल किया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। रिया की याचिका का दरअसल विरोध किया जाएगा, जिस याचिका में यह कहा गया है कि पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो केस भी जो है मुंबई शिफ्ट किया जाए। बिहार सरकार की ओर से पेश होंगे मुकुल रोहतगी। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी बिहार सरकार की ओर से पेश होंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पूरी तरह से बिहार सरकार लगातार मांग भी करती रही है पहले कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, और अब बिहार सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी बिहार सरकार दाखिल करेगी और सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी कोर्ट में पेश होंगे। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। सुशील, एक बड़ी खबर और बड़ी प्रगति कह सकते हैं इस पूरे मामले में। बिहार सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सिलांदा, साफ तौर से बिहार सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी की मदद करने के लिए आगे आ गई है, और इसीलिए वो कैविएट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाली भी है। हालांकि जो हमारी सूत्रों से जानकारी जो हुई मिली है उससे साफ तौर से जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं मुकुल रोहतगी, बिहार सरकार ने उनको इंगेज किया है। वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का पक्ष रखेंगे, क्योंकि जिस तरह रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की है कि पटना से केस को महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया जाए, उसका विरोध बिहार सरकार भी करेगी कि इस केस को ट्रांसफर ना किया जाए। और इसीलिए ऑफिशियली पहली बार बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्वतः कैविएट फाइल की है। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है सिलांदा, वो याचिका में बिहार सरकार को उन्होंने पक्षकार बनाया है, लेकिन कैविएट दाखिल करने का मतलब बिहार सरकार का यहाँ ये है कि जब भी इस मामले की सुनवाई होगी बिहार सरकार मौजूद रहेगी, यानी कि नोटिस जारी करने की जरूरत उस समय नहीं होगी। बिहार सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, और वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के द्वारा भी जो कैविएट दाखिल की गई है उस पर भी वो मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार ऑफिशियली अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, रिया चक्रवर्ती की याचिका का विरोध करेगी। बिल्कुल, अब ऑफिशियली बिहार सरकार इसमें इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है। देखना होगा क्या आगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जब ये दोनों ही लोग जाते हैं। सुशांत के पिता भी जाते हैं और बिहार सरकार की तरफ से भी वकील जाते हैं, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी। बहुत धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। और बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। मीतू सिंह ने कहा है कि सुशांत पर रिया और उसकी मां जादू टोना करती थी। मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को जानकारी दी कि रिया की मां तांत्रिक को लेकर सुशांत के फ्लैट पर आती थी और घंटों कमरे में बंद होकर रिया और उसकी मां तांत्रिक बाबा के साथ पूजा पाठ करती थी। मीतू ने यह भी बताया कि जब भी तांत्रिक फ्लैट पर आता था तो सुशांत के दोस्तों को फ्लैट से बाहर भेज दिया जाता था। मीतू सिंह के बयान के बाद पटना पुलिस तांत्रिक की तलाश में जुट गई है। तो घंटों सुशांत के फ्लैट पर जादू टोना होता था, ये मीतू सिंह का आरोप है। इलाज के नाम पर सुशांत के घर तांत्रिक आता था और जब वो आता था तो दोस्तों को बाहर भेज दिया जाता था। बिहार पुलिस उस तांत्रिक की तलाश में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर, और इस मामले में लगातार नई बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बिहार पुलिस ने पूछताछ की थी मीतू सिंह से, जो कि सुशांत की बहन है, और उन्होंने साफ साफ ये आरोप लगाया है कि सुशांत की बहन मीतू ने आरोप लगाया कि जादू टोना किया जाता था सुशांत के ऊपर। और एक और बड़ी खबर आपको दें, सुशांत केस से जुड़ी हुई सीबीआई जांच की मांग का मामला है ये। बिहार सरकार अब केंद्र को चिट्ठी लिख सकती है। तो बिहार सरकार केंद्र को चिट्ठी लिख सकती है इस पूरे मामले में, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साफ साफ इनकार किया गया है कि सीबीआई जांच नहीं करवाई जाएगी। लेकिन परिवार की मांग पर अब बिहार सरकार चिट्ठी लिख सकती है केंद्र सरकार को कि सीबीआई जांच सुशांत सुसाइड केस की जाए। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब देख लीजिए कि अभी तक सिर्फ नेता मांग कर रहे थे,
बयान उनके आ रहे थे मीडिया में कि हाँ इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन अब जो है पूरी तरह से कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट सरकार की भी नजर आ रही। वो चाहते हैं कि सुशांत के पिता की मदद की जाए, परिवार की मदद की जाए। जिस तरह से वो ये पूरा मामला उलझता जा रहा है, परिवार की मांग पर अब राज्य सरकार केंद्र को चिट्ठी लिखेगी और मांग करेगी कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले की जाए। तो जैसे जैसे बिहार पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, रिया चक्रवर्ती के ऊपर सवालों का घेरा कसता जा रहा है। रिया चक्रवर्ती खुद को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। जांच के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कौन सा सच सामने आता है, इस पर हर किसी की नजर है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई सच से पर्दा उठता जा रहा है और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का परिवार संदेह के घेरे में आता जा रहा है। पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत दो कंपनियों विविड राज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन के डायरेक्टर थे। विविड राज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत साल 2019 के सितंबर महीने में की गई थी, जबकि जनवरी 2020 में रिया के भाई शोविक ने सुशांत के साथ मिलकर एक और कंपनी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन की शुरुआत की, वो भी तब जब सुशांत बीमार थे। ये दोनों कंपनियां उलवा स्थित बिल्डिंग साई फॉर्चून के फ्लैट नंबर 503 पर रजिस्टर्ड हैं। ये फ्लैट रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर है, लेकिन खबर है कि ना तो रिया और ना ही उनके परिवार से जुड़ा कोई सदस्य इस फ्लैट पर आया और ना ही खुद सुशांत यहां पर आए। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि फिर कंपनियां इस फ्लैट पर क्यों रजिस्टर्ड थीं? इसके अलावा सवाल ये भी है कि ये फ्लैट रिया के पिता के नाम पर क्यों है? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद सामने आएंगे। वैसे सुशांत के पिता ने एफआईआर में बेटे के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या ये रकम इन्हीं कंपनियों के जरिए रिया और उसके भाई शोविक तक पहुंची? बिहार पुलिस इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों की डिटेल्स खंगाल रही है। ईडी ने भी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जुड़ी जानकारी पुलिस से मांगी है और अगर पहली नजर में लेन देन पर शक हुआ तो ईडी इसकी जांच करेगा और शायद तभी पता चल पाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पटना पुलिस यानी बिहार पुलिस की इन्वॉल्वमेंट पहले हुई, अब ईडी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इस पूरे मामले में आखिर लेन देन को लेकर क्या घपला हुआ है? सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जो भी करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए हैं वो किन अकाउंट्स में हुए हैं, इसकी जानकारी मिल पाएगी। और थोड़ा भी शक हुआ, जरा सा भी घालमेल हुआ, उसके बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के एक्शन में आने के बाद कई राज से पर्दा उठने लगा है, साथ में कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं और हम आपको ये बताएंगे तमाम चीजें। लेकिन छपरा की खबर की बात करते हैं, जहां बाढ़ प्रभावित तरैया प्रखंड से हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है। यहां बाढ़ पीड़ित बीमार को खटिया पर निजी अस्पताल ले जाने का वीडियो सामने आया है। बीमार वृद्ध महिला को उसके परिवार वाले खटिया पर अपने कंधे पर लेकर अस्पताल जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए जरा। दरअसल तरैया गांव में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे कई लोग तरैया बाजार में शरण लिए हुए हैं। इसी बीच 75 वर्षीय सरस्वती देवी की तबीयत खराब होने लगी तो परिजनों ने खटिया पर रखकर निजी क्लिनिक का रास्ता अपनाया है। देखिए, निजी क्लिनिक की ओर जा रहे हैं पानी में डूबे हुए खटिया पर लादकर, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो जाती है। 75 वर्षीय वृद्धा नहीं झेल पाती ज्यादा देर तक इस कष्ट को और व्यवस्था पर सवाल उठते हैं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। छपरा के तरैया से ये तस्वीर सामने आई है। नानी हमारी अब वहीं से इलाज करावे डॉक्टर के लेके आवत रही से खटिया बस रास्ते में मर गए। पूरा ज्यादा पानी हो गए, ना ले जाए पैनी से कहीं।
छपरा जिले की एक तस्वीर आपने देखी। दरअसल पूरे जिले में बाढ़ से जनजीवन यहां पूरी तरह से बेहाल है। तरैया प्रखंड के 67 गांव हैं जो पानी से भरे हुए हैं। इन गांव के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। कई जगहों पर तो लोग पेड़ पर खाट डालकर सो रहे हैं। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे लोगों की जिंदगी पेड़ पर कट रही है। गोपालगंज में सारण तटबंध टूटने के बाद तरैया प्रखंड के गांव में पानी भरा है। बांध के टूटे हुए 8 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक पानी नहीं निकला है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। वहीं डीएम का कहना है कि जल्द ही व्यवस्था कर ली जाएगी। तस्वीरें लेकिन आपके साथ कोनो सुविधा ना मिलल, हमनी के बहुत दिक्कत बा ना। घर में भी पानी घुस गल बा, तिरपाल उरपाल खाना खुना के कोनो व्यवस्था नहीं के, ना राशन उसन कोनो कुछ नहीं के व्यवस्था भाई। मुखिया लगे जाते हैं, मुखिया कहता है उससे मतलब नहीं के, मारा मारी करेला तैयार हो जाता लोग। वहाँ टीम्स बना दी गई हैं। जो लोग गांव में फंसे हुए हैं उनको हम लोग एनडीआरएफ के टीम के साथ मेडिकल टीम को भेज रहे हैं। और जो लोग शरण स्थली में शरण लिए हुए हैं, रोड के किनारे, कुछ लोग बांध के किनारे रुके हुए हैं, वहाँ भी हम लोगों की मेडिकल टीम जा रही है। और हम लोग वहाँ भी जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं उन लोगों को पहुँचा रहे हैं। और जैसे ही पानी उधर किशनगंज में कनकई नदी तेजी से कटाव कर रही है। टेढ़ागाछ प्रखंड के माली टोला गांव के ज्यादातर घर नदी में समा चुके हैं। नदी के कटाव से स्थानीय लोग बिजली के खंभे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी नदी की तेज धार में खंभे के पास की जमीन बह गई। तस्वीरें आप देखिए, कितनी खतरनाक, कितनी भयावह तस्वीर। देखते ही देखते 2 लोग नदी में जा गिरे हैं कटाव की वजह से। आप देख सकते हैं कि 2 लोगों के नदी में गिरने के बाद सीधे बिजली का खंभा भी उनके ऊपर गिरता है। गनीमत ये रहा कि खंभा उनके ठीक ऊपर नहीं गिरा और वो बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। नदी में गिरे लोगों ने पेड़ की डाली को पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीर, ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। लेकिन देखिए किस तरह से मौत का मंजर सामने आता है। लेकिन ये कहिए कि भगवान शायद इन दोनों को बचा लेते हैं। ऊपर बिजली का खंभा गिरता है, ठीक ऊपर अगर गिरता तो जान भी जा सकती। और उधर गोपालगंज में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव बाल बाल बचे। दरअसल बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पप्पू यादव पहुंचे थे। ट्रैक्टर पर बैठकर वो जा रहे थे, इसी दौरान ट्रैक्टर पानी में फंस गया। हालांकि गनीमत रहे कि पप्पू यादव समय रहते गाड़ी से उतर गए, जिस वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। हालांकि लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को पानी से निकाला, जिसके बाद फिर पप्पू यादव ट्रैक्टर पर बैठकर आगे के लिए निकल गए। पता नहीं 40 सालों से कितने लोगों को इन लोगों ने गड्ढे में गिराया, कितने के सपने और उम्मीद छीन लिए, कितने के बच्चे गायब हैं। अभी जवान बेटा 18 साल का मर गया, अभी तक पैसा नहीं मिला। फिर मैंने अभी उनके परिवार को 15,000 रुपया दिया। क्या आप इसको रखिए? सरकार की जिम्मेदारी थी, पप्पू यादव की नहीं। 12 करोड़ रुपया पप्पू यादव की जिम्मेदारी नहीं थी ट्रांसफर करने की। मौत मरना होगा, क्या रोक लेगा जनाब? जब मुझे जाना है तो जाना है, चाहे वो जिंदगी रहे या जाए। ड्राइवर डर गए, सब डर गए, मैं नहीं डरता कभी। मुझे सिर्फ इस नेताओं से डर लगता है। और खबर दरभंगा से है। बहादुर प्रखंड के देकुली गांव में बना नेशनल पावर ग्रिड बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गया है। नेशनल पावर ग्रिड के जलमग्न होने की वजह से 12 जिलों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी और इंजीनियर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। मौके से हालात का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो काम करते नजर आ रहे होंगे आपको। ये जो ग्रिड है नेशनल पावर ग्रिड, इसका संचालन दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी नाम से होता है। ग्रिड में पानी भर जाने से दरभंगा, मुजफ्फरपुर, लौकही, मोतीपुर और समस्तीपुर पावर ग्रिड में 400 केवीए पावर सप्लाई पूरी तरह से ठप है। बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण कई जिले जैसे दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, मधुबनी यानी 12 जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित है। इस ग्रिड में बताया जाता है कि भूटान से किशनगंज होते हुए दरभंगा पावर ग्रिड में बिजली पहुंचती है और फिर यहां से 220 केवीए के करीब आधा दर्जन ग्रिड को बिजली आपूर्ति की जाती है। अब फिलहाल यहां पर काम जो है वो लगा हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिली है इस ग्रिड में 22 जुलाई से ही पानी जो है बाढ़ का वो घुसना शुरू हो गया, जो धीरे धीरे बढ़ता गया।
अब ग्रिड में करीब 4 फीट पानी जो है वो भर गया है, कई मशीनें डूब गई है। बताया तो यह जा रहा है कि इसको ठीक करने में कम से कम महीनों का वक्त लग सकता है। फिलहाल जो आप देख रहे होंगे हमारे सामने, ठीक जो बिजली कर्मी हैं, इंजीनियर से लेके जो दूसरे कर्मी हैं वो लगे हुए हैं इसमें जो खराबी आई है उसको दूर करने के लिए, लेकिन एक लंबा वक्त लगेगा। हालांकि जो बिजली आपूर्ति है उसको डाइवर्ट रूट से बहाल किया गया है, लेकिन फिलहाल यह ग्रिड जो है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। फिलहाल दरभंगा में बाढ़ की स्थिति यही है, कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं और लोग बाढ़ से बेहाल हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। वहीं मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का पानी इलाके में तेजी से फैल रहा है। वहीं लोग बाढ़ के पानी से हो रहे जल जमाव से छुटकारा पाने के लिए देसी जुगाड़ लगा रहे हैं। मौके का जायजा लिया है संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। बूढ़ी गंडक नदी के बाढ़ का पानी अब जब घर घर पहुंचा है तो देखिए क्या स्थिति है। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी है उनके अलावा जहां जल जमाव है उस वजह से लोग किस प्रकार देखिए ट्यूब के सहारे उस पर तख्ता रख करके और घर जाने का जुगाड़ लगाए हुए हैं और रस्सी के सहारे जो दादी है उनको पोते के द्वारा ये खींचा जा रहा है ताकि वो अपने घर तक आ जाएं और जल जमाव से की समस्या को ना फेस कर सके। कब से पानी है आप लोगों के घर में? यहाँ पर 3 दिन से 4 दिन से 3-4 दिन से कंटिन्यू। कैसे बनाए जुगाड़ का? इसको ट्यूब खरीद के लाए फिर बनाए हैं इसको जाने के लिए। और लोग जा रहे हैं? हाँ, वो पूरा मोहल्ले के इसी में आ जाते हैं। क्या खर्चा है इसमें? लगभग 3000 लग गया खर्चा। इसे जुगाड़ कह सकते हैं आप, जो देसी जुगाड़ है उसके सहारे चंद रुपये ज़रूर खर्च हुए हैं, लेकिन गंदा पानी जो बाढ़ का पानी है उनसे निजात मिल रहा है लोगों को और वो घरों तक सेफली पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार लोग किसी प्रकार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलाके से पानी घटे ताकि लोगों की जो समस्या है वो कम हो और इसी प्रकार देसी जुगाड़ के सहारे लोग किसी तरह रोज़ाना की ज़िंदगी काटने को विवश हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 शिवदाहा मुजफ्फरपुर। तो देसी जुगाड़ अपनाकर किसी तरह लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं, लेकिन इधर वज्रपात की वजह से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शेखपुरा में 2 अलग अलग घटनाओं में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पहली घटना चेवाड़ा थाना क्षेत्र के करांडे गांव में घटी। आसमानी बिजली गिरने से कारू मांझी की पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। कारू मांझी को गंभीर हालत में सदर अस्पताल लाया गया, जहां हालत चिंताजनक बनी हुई है। दूसरी घटना एकरामा गांव की है, जहां वज्रपात से किसान की मौत हो गई। वहीं बैजनाथपुर गांव में वज्रपात से भैंस और बकरी की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से जमुई की अलग अलग जगह पर 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे और एक महिला भी शामिल है। चंद्रदीप थाना क्षेत्र के दिन नगर में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि नागुटी गांव में एक किसान की मौत हो गई। वज्रपात की दूसरी घटना सिकंदरा थाना इलाके के धधौर गांव की है, जहां पर धान की रोपनी करने वाली एक महिला की मौत बिजली गिरने की वजह से हो गई। वज्रपात की तीसरी घटना बरहट थाना क्षेत्र के लकरा गांव की है। वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 17 साल का एक युवक हादसे का शिकार हो गया। इधर सीएम नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार पुलिस के 124 नए पुलिस भवनों का उद्घाटन किया और 96 पुलिस भवनों का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस जवानों और अधिकारियों का हौसला बढ़ाया। सीएम ने कहा कि उनके सरकार की पूरी कोशिश है कि राज्य में कानून का राज कायम रहे। सीएम नीतीश ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का भी इस दौरान जिक्र किया। हमारी एक ही इच्छा है, इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो, कोई गलत काम करे उसको किसी प्रकार से कोई छोड़ा नहीं जाए। और आप बताइए, इतने दिनों से 14 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, बिहार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी हम लोगों ने न किसी को फंसाने के लिए कहा, न किसी को बचाने के लिए कहा। ये पुलिस का अधिकार है और पूरे तौर पर इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन हम चाहते हैं बिहार का उत्थान हो, कानून का राज रहे, किसी को कष्ट नहीं हो। तो जिसकी हमने चर्चा कर दी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इसको किसी तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, 0 टॉलरेंस है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।